नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 12 होने वाली है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय है वो सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे। जो आपका सामान्य ज्ञान का जो विषय है ना, उसमें आप लोग का एक विषय आता है अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग प्रणाली। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है एवं बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार से ऑपरेट होती है ना, उसके बारे में ना विस्तार पूर्वक जानेंगे। और इसमें हम लोग ना मैं आप लोगों के लिए टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये आप लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली ना, इससे रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ना इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये कर सकते हो कि इन 50 क्वेश्चन को आप अपना टेस्ट सीरीज टाइप से मान सकते हो। और उसको मान करके ना आप अपना क्या करोगे, टेस्ट लगाओगे। मतलब मेरे आंसर देने से पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसका आंसर दूंगा। और फाइनल में आप लोग टेस्ट करना कि इन 50 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप लोग का ये फ़ायदा होगा कि आप लोग का टेस्ट सीरीज टाइप की ये भी चल जाएगा। और आपका माइंड भी ना एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप खुद से आंसर दोगे, खुद एनालिसिस करोगे क्या इसका आंसर हो सकता है ना। तो आपका माइंड जो एक्टिव रहेगा, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं ना, तो आराम से आप लोग दे पाओगे, क्योंकि आप लोग एक्टिवनेस दिखा करके इसका आंसर दिए हो और खोजबीन के माध्यम से इसका आंसर दिए हो, इसलिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से हम लोग ना इसका थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ना अभी तक की हम लोग का क्लास को नहीं देखे होंगे, अभी तक की 11 क्लास मैंने आप लोग का सामान्य ज्ञान में से ले चुके हैं, और नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। जितने आप लोग का टॉपिक है, प्रॉपर टॉपिक वाइज मैं आप लोगों का टोटल क्लास लेकर आऊँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की आप लोगों को शुल्क देने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक है। बशर्ते आप लोग को क्या करना है, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि एटलीस्ट आप लोग के एग्जाम तक के जितने भी मैं क्लास लेकर आपके जो प्री बेड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डिलेड इंट्रेंस एग्जाम है उनसे रिलेटेड ना, तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बाकी जितने भी क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग को किसी भी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है ना, तो उसको देखना चाहो ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में थोड़े से जानेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से इसमें जो थ्योरी है ना उसको पढ़ेंगे, और उसके माध्यम से थोड़े से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था से क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ों को थोड़े से हम लोग ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला थोड़ा सा जो थ्योरी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। अर्थशास्त्र अध्ययन का एक ऐसा विषय है जो दुर्लभ संसाधनों के तर्कसंगत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो सके। उसके अलावा और क्या क्या, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 बड़े क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। एडम स्मिथ की धन केंद्रित परिभाषा। एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी गई अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बताया कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो केवल धन का अध्ययन कहा जा सकता है। तो ये वाला जो परिभाषा दिया है ना, उसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। एडम स्मिथ के धन केंद्रित जो परिभाषा है, ठीक है। कब लिखा पुस्तक, तो 1776 में। और एडम स्मिथ की जो पुस्तक क्या था, तो द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और उसमें क्या परिभाषा दिया है, अर्थशास्त्र वह विषय है जो केवल धन का अध्ययन कहा जा सकता है। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। बैंकिंग प्रणाली के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़िए। आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का आरंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। तो भारतीय बैंक प्रणाली में सबसे पहला बैंक कौन था, तो सबसे पहला बैंक जो ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये आप लोग को याद रखना है। कब, 1770 में ये स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों बातें को आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और कब हुआ था, 1770 में, ठीक है। और किसकी सहायता से हुआ, तो यूरोपीय प्रबंधन के तहत हुआ था। किसकी, तो यूरोपीय प्रबंधन। ये बात आप लोगों को याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बैंकिंग प्रणाली से जरिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में पहला बैंक भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना वर्ष 1881 में की गई। नेक्स्ट क्या है, देखो, इसके बाद वर्ष 1994 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। तो सबसे पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था, तो पंजाब नेशनल बैंक था। ये आपको याद रखना है। कब, 1994 में, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना आरबीआई जिसको आप बोलते हो, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। कितनी पैसे को लेकर के, तो 5 करोड़ रुपए को लेकर के इसकी स्थापना किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट को देखो, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1 जनवरी 1949 में किया गया। किसका? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई जिसको आप बोलते हो। और इसका मुख्यालय क्या है इसका? तो मुंबई में है। ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। जितने भी इसमें लाइन दिया ना, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ो। भारतीय स्टेट बैंक मतलब जो अपना एसबीआई है ना, उसके बारे में है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसकी स्थापना इंपीरियल बैंक के नाम से की गई। वर्ष 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो इस प्रॉपर लाइन से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इस प्रॉपर लाइन से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक। ये आप लोग को याद रखना है। इसकी स्थापना कब किया गया था, मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है। जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, ये आप लोग को याद रखना है। और उसके अलावा ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट जो है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत के 14 बड़े बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पश्चात 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। तो सबसे पहला देखो, इस प्रॉपर लाइन में आप लोग को क्या याद रखना है? भारत के 14 बड़े बैंक, ठीक है, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखो 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते चलिएगा, उसका आंसर भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इतनी सारी हम लोग थ्योरी को पढ़ने थे। और उसके अलावा अब हम लोग ना सीधा सीधा एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। मतलब आप लोग का ना मल्टीपल टाइप से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। और खास तौर से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो इकोनॉमिक आप लोग का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें ना आप लोग का हमेशा कूट में ज़्यादा पूछा जाता है और सिंगल में भी ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मैं आप लोगों के लिए टोटल 50 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। इतना ज़्यादा प्रश्न लाने का मतलब ये है कि इसमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसलिए मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग फीस देकर के पढ़ोगे तभी आप घंटों बैठ सकते हो, है ना। आप लोग की ये मानसिकता रहती है जनरली। और फ्री में लेकर आओ ना तो घंटों नहीं बैठ सकते, मेरे को पता है, ठीक है। फिर भी मैं अपना जो काम है ना, मतलब आप लोग का जो पढ़ाने का जो दायित्व है ना, वो प्रॉपर अपने ईमानदारीता पूर्वक कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग को भी ये रखना है कि यार अगर आप लोग को प्रॉपर टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज आप लोग को अगर कि मिल रहा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को क्लासेस, तो आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए और पूरे के पूरे अटेंड करना चाहिए। अभी जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। और इसलिए मैं आप लोगों को कंटिन्यू देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप लोग देखोगे, सुनोगे और समझोगे दूसरों के द्वारा, तो आप लोग को बहुत जल्दी याद होगा, बशर्ते आप खुद अकेला पढ़ोगे उसके अलावा। क्योंकि प्रॉपर प्रश्नों को मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा और समझाई हुई बात आप लोग को याद रहती है, ठीक है। ये ह्यूमन जो ब्रेन है ना, उसकी क्वालिटी है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए सबसे पहला हम लोग ना फर्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। मतलब आप लोग को ये जो सूची ए है और सूची ये जो बी है ना, आप लोग को सही आंसर इसमें आप लोग को ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहला ए को देखो, MRTP अधिनियम। उसके अलावा बी फेमा, सी औद्योगिक नीति संकल्प, डी औद्योगिक लाइसेंस। उसके अलावा देखो पहला 1956, दूसरा 1970, तीसरा 1990 और चौथा 1999। आप लोग को ये बताना है कि ये जितने भी है ना, तो कौन से सन में कौन आया, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका प्रॉपर आंसर होगा? एटलीस्ट कम से कम गेस तो कीजिए आप। उसके बाद मैं ना आप लोगों की इन सभी को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला हम लोग ना सूची ए को सूची बी से मिलाते हैं। आप लोग प्रॉपर आप लोग को याद रखना और ध्यानपूर्वक देखना है आप लोग को, ठीक है। सबसे पहला ए को देखो, MRTP अधिनियम। तो MRTP अधिनियम है ना, वो आप लोग का 1969 में आया था। कब आया था? तो 1969 में आया था, ये आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा बी को देखो, फेमा। तो फेमा कब आया था? तो फेमा आप लोग का 1999 में आया था, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा औद्योगिक नीति संकल्पना को देखो, तो औद्योगिक नीति संकल्पना जो है ना, वो आप लोग का 1956 में आया था। कब आया था? तो 1956 में आया था, ये याद रखना है। उसके अलावा लास्ट को देखो, औद्योगिक लाइसेंसिंग। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है ना, वो आप लोग का 1970 में आया था। ये चारों को आप लोग को प्रॉपर याद रखना है।
अब आप लोग बोलोगे तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये MRTP अधिनियम जो 1969 में आया था ना वो एक्चुअल में है क्या, ये जान लो थोड़ा सा। तो भारत सरकार के द्वारा जो अधिक व्यापारी उद्योगपति होते थे ना, जिनका व्यापार में एकाधिकार था, वो सरकार को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता था इसके माध्यम से। मतलब व्यापार में वो खुद को एकाधिकार करता था, जो छोटे जो उद्योगपति थे ना उनको वो आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो इसलिए ना ये जो MRTP जो अधिनियम 1969 में ना वो लाया गया, और जितने भी व्यापार का जो एकाधिकार है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो अधिनियम है वो लाया गया, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो बी में दिया है फेमा जो 1999 में आया था ना वो क्या है आप लोग ये जान लो। फेमा का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, जो 1999 में आया था, ये आप लोग को याद रखना है। अब ये फेमा का मुख्य काम क्या था थोड़े से आप लोग ये जान लो। तो इसका जो उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य इसका विदेशी व्यापार और भुगतान को आसान बनाना, मतलब भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का जो विकास और रख रखाव है ना उसको मेंटेन करना, ये इसका काम था, ये आप लोग को याद रखना है। इसके लिए ये जो कानून था ना वो लाया गया था। उसके अलावा औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 जो है ना वो क्या है, सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि भारत में औद्योगिकीकरण को ना बढ़ावा देने के लिए और साथ में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए और भारी उद्योग और मशीन को ला करके जो उद्योग है ना उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो नीति है वो लाया गया था। ठीक है, औद्योगिक नीति का संकल्पना जो है ना वो आया था 1956 में, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा आप लोग ये जान लो कि ये जो औद्योगिक लाइसेंसिंग है ना जो 1970 में वो क्या है, तो सरकार के द्वारा 1970 में कोई भी नया जो उद्योग स्थापित होगा उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अर्थात जो भी कोई भी उद्योग जो इंडस्ट्री जो स्थापित होगा ना तो उसको चलाने से पहले उनको भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर चलाएं या ना चलाएं। परमिशन जो गवर्नमेंट है ना वो देता है, उसको लाइसेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और लाइसेंस देना या ना देना ये गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये जो योजना थी ना, मतलब ये जो नीति था ना वो आप लोग का 1970 में है, और इसे ही आप लोग औद्योगिक लाइसेंस है ना वो कहलाता है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। आप लोगों को मैं इतना ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर ना थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। ठीक है, केवल एक ही प्रश्न को करा करके चला जाऊँगा ना तो वो प्रॉपर क्लास नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें तमाम आप लोगों को याद रहे, इसलिए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। भले आप लोग को थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग प्रॉपर क्लास की तरह, मतलब आप लोग जो पेड कोर्सेज लेते हो ना बाकी पैसे दे करके कोचिंग में जा करके, तो उसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए मैं आप लोग को ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है। ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, ऑप्शन बी अनियमित कृषि विकास, ऑप्शन सी घाटे का वित्त पोषक, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना उपयुक्त सभी, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को ना ये जो मुद्रास्फीति है ना वो क्या है आप लोगों को थोड़े से ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो मुद्रास्फीति का जो मतलब है वो है वस्तु और सेवाओं की जो कीमत में है ना वो वृद्धि का होना है। ठीक है, मतलब आप लोग को कीमत उतना ही देना है और सामान जो है वो आप लोग को कम कीमत में मिलेगा, वो मुद्रास्फीति कहलाता है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा से सरल तरीके से उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ। अगर मान लो आप लोगों को 100 रुपये में 10 से पहले मिलता था, ठीक है, लेकिन अब आप लोग जाओगे तो वही 100 रुपये में आप लोगों को केवल 8 सेब मिलता है। तो क्या हुआ, जो पैसे की जो कीमत है ना वो घट गया। पहले 100 रुपये में कितना मिलता था, तो 10 सेब मिलता था, अब 100 रुपये में कितना मिल रहा है, तो 8 सेब मिल रहा है। मतलब पैसे की कीमत में कमी हुआ ना। अगर ऐसे बोलोगे तो महंगाई का बढ़ना बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का ना मुद्रास्फीति का जो मतलब है वो मूल्यों में वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, और उपयुक्त सभी इसलिए होगा क्योंकि देखिए ऑप्शन ए को औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के कारण हो सकता है, मैंने अभी आप लोग को समझाया ना। उसके अलावा बी को देखो अनियमित कृषि विकास का कारण हो सकता है, और तीसरा को देखो घाटे का वित्त पोषक भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। थोड़ा फास्टेस्ट में पढ़ेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 मार्च 1942, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949, या ऑप्शन डी 2 जनवरी 1948। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और मैं इसका उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, आप इसका करेक्ट आंसर दे पाओगे।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना अभी जस्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, मैं बोला भी था आप लोग को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए उच्चतर से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन सी सामान्य गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना वो तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आपको पता होगा है ना। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी ग्रामीण बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है नाबार्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए ये जो नाबार्ड है वो क्या है। तो सबसे पहला आप लोग इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो नाबार्ड है ना उसका नाम है, ये याद रखना है। उसके अलावा आप लोग ये जान लीजिए कि वो ना किसानों को 18 माह से लेकर के 5 साल तक की वो लोन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न में भी यही बोला गया कि कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, तो सबसे लंबे समय तक की जो किसानों को जो ऋण देता है ना, उधार दे देता है ना, वो नाबार्ड देता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का नाबार्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ना गूगल वगैरह में सर्च मारोगे ना तो आप लोग को ये भी दिखाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक भी दिखाएगा, लेकिन आप लोग को ना ये वाला जो करेक्ट आंसर है वो लेना है। ठीक है, कृषकों को दीर्घकालीन तक की ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो नाबार्ड है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए बढ़ने की, ऑप्शन बी घटने की, ऑप्शन सी स्थिर रहने की, या ऑप्शन डी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी घटने की जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 6 को देखो क्या बोला है। प्रश्न 6 बोला है कि वाणिज्यिक बैंकों में सकल निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति, मतलब उसका बैंक का जो रेशियो हो वो कैसा था। तो 2019 से लेकर के 2021 तक की जो बैंक का जो रेशियो था ना वाणिज्यिक बैंक का, तो वो घटने की था। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 5 ट्रिलियन यूएसए डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान वर्ष में पूरी होगी। ऑप्शन ए 2024-25, ऑप्शन बी 2027-28, ऑप्शन सी 2029-30, या ऑप्शन डी 2030-31। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे वाले प्रश्न जो फ्यूचर को लेकर के बोला जाए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 2024-25 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला आप लोग प्रश्न क्रमांक जो 7 का है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 5 ट्रिलियन यूएसए डॉलर जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में 2024 में ही वो पूरा हो गया था। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या थे, तो इससे पहले हमारा जो 2023 में ना जो हमारा जो स्थान था वो 7वें स्थान था पूरे विश्व में, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 7वां स्थान। लेकिन 2024 में हम लोग ना 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, और हम लोग का जो अभी वर्तमान में स्थान है 2024-25 में ना वो हम लोग का जो 5वां स्थान है। ये आप लोग को याद रखना है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोग ना 2025 के अंत होते होते ना चौथा सबसे बड़ा ना हम लोग जो अर्थव्यवस्था वाला जो देश है विश्व में ना वो बन जाएंगे। ठीक है, जो जापान को पीछे छोड़ करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत एक साल में किसानों को कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 6,000, या ऑप्शन डी 5,000। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है ना 6000 वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि है ना तो एक साल में वो 6000 दिया जाता है। प्रत्येक 4 महीने में कितने? प्रत्येक 4 महीने में 2000 दिया जाता है। जो किस्त की राशि है वो दिया जाता है। कितना? तो 2000 दिया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है प्रत्येक 4 महीने में। और साल में 6000 दिया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए काला धन को समाप्त करना, ऑप्शन बी काली मुद्रा को बाहर करना, ऑप्शन सी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना आप लोग ये जान लो कि ये जो विमुद्रीकरण है वो क्या है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो विमुद्रीकरण का जो अर्थ है वो आप लोग को पता होगा कि 2016 में भारत सरकार ने जो पुराने नोट थे 500 और 1000 के, कितने? तो 500 और 1000 के जो नोट थे वो बोल दिया गया था कि अब चलन से बाहर हो जाएगा बोल के बोला था ना, आप लोग को पता होगा। तो ये जो आप लोग का जो होता है ना कि 500 और 1000 का नोट के चलन से बाहर कर देना, को अवैध घोषित कर देना, तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा आप लोग ये जान लो कि ये जो 500 और 1000 का जो नोट था उसे अवैध घोषित करने का लक्ष्य क्या था? तो अवैध घोषित करने का जो लक्ष्य था काला धन को समाप्त करना, उसके अलावा जाली मुद्रा को बाहर निकालना, उसके अलावा डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देना। 2016 के बाद से देखोगे ना डिजिटल जो सुविधा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आप लोग को याद होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो विमुद्रीकरण है उसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो भी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो प्रश्न है ना भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई थी। तो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ना 2018 में, ठीक है, जो जीएसटी है वो लगभग 4 प्रकार की जो जीएसटी है ना वो लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में मतलब 2024 से ना इसको संशोधित कर दिया गया है और 5 प्रकार के जो जीएसटी है वो लगाया जाता है। अब ये 5 प्रकार के जीएसटी क्या क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो जीएसटी के अंतर्गत 0% लिया जाता है, उसके बाद 5% लिया जाता है, उसके बाद 12% लिया जाता है, उसके बाद 18% लिया जाता है और उसके बाद 28% लिया जाता है। तो ये जो 5 प्रकार की जो जीएसटी की दरें हैं ना वो वर्तमान 2024 मतलब अभी 2025 चल रहा है, तो 2024 से ये जो सिस्टम है उसको लागू किया गया था। 5 प्रकार की जो जीएसटी की दरें हैं उसमें, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं में ये जो दरें हैं ना वो लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी अगर कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए ना तो आप लोग को बदल करके लेना है। अभी इसमें 4 प्रकार के थे 2018 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वर्तमान में बोला जाए ना इसको ना तो 5 प्रकार के आप लोगों को लेना है अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हाल ही में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को 5 लेना है। ठीक है, अभी वर्तमान में। और ये जो प्रश्न का जो फॉर्म है ना वो बदल करके भी दिया जाएगा, सेम ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उनको भी पता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है आप लोग का पहले ऑप्शन नंबर बी जो है ना 4 करेक्ट हो जाएगा इसके अनुसार। प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की? ऑप्शन ए नरसिंहम समिति, ऑप्शन बी खुसरो समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति या ऑप्शन डी केलकर समिति। तो क्या इसका आंसर होगा? गेस कीजिए कम से कम। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी खुसरो समिति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि 1969 में, कब? तो 1969 में 14 बड़े बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंक मतलब उस बड़े बैंक एक बैंक में विलय कर दिया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खुसरो समिति करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं की संस्तुति से, इन्हीं की सिफारिश से जो है ना वो जो जितने भी छोटे छोटे बैंक है ना उसको विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय यूनिट टेस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1990। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी 1964 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए ये यूटीआई क्या है। तो यूटीआई के जो फुल फॉर्म है ना वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है ना वो है लोगों की बचत को प्रोत्साहित करना और उन्हें कॉर्पोरेट में निवेश करने के लिए परिवर्तन करना, मतलब उन्हें कॉर्पोरेट में निवेश करने के लिए सुझाव प्रदान करना, मतलब छोटे छोटे बचत के माध्यम से उनको सुविधाओं प्रदान करना, उसका फायदा कराना, ठीक है। तो यूटीआई का ये जो उद्देश्य है वो था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1964। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी भूमिपति, ऑप्शन सी व्यापारी या ऑप्शन डी साहूकार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो। कौन सा संस्थागत वित्तीय स्रोत बोला है? संस्थागत बोला तो संस्थागत केवल है केवल ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। व्यापारी कोई संस्था थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। भूमिपति थोड़ी ना होता है, साहूकार थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न 14 क्या कहता है? मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1957, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1965, ऑप्शन सी 1 जून 1964 से या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1961 से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 जून 1964 से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि मुद्रा दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा कहा गया, मतलब पहले नया पैसा चलता था उसके बाद पैसा कब कहा गया। तो आप लोग इसके बारे में थोड़े से ये जान लो कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली में नया पैसा पैसा को 1 जून 1964 से कहा गया, ठीक है। और थोड़े से ये जान लो कि 1957 में जब भारत में दशमलव प्रणाली अपनाई गई तब नया पैसा के सिक्का के रूप में अपनाया गया नया पैसा को। लेकिन 1957 से 1964 के बीच ये जो नया पैसा आप लोग का है वो नया पैसा में से नया को हटा दिया गया और 1 जून 1964 को सिर्फ पैसा कहा गया, ठीक है। तो ये आप लोग का इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मुझे लगता है कि ये आप लोग का आंसर ना आसानी से दे सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 15 क्या क्या है? भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण, मतलब पैसे का नियंत्रण कौन करता है और साख का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई ने ही ना करता है कि कितना पैसा छापना है कितना नहीं छापना है, कितना पैसे को कंट्रोल करना है, ये कौन करता है? तो आरबीआई ने ही ना करता है हम लोग के भारत में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने ना यही ऑप्शन लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विमल जालान, ऑप्शन सी रंगराजन या ऑप्शन डी राजा जे चलैया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजा जे चलैया जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 16 क्या क्या है? निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर नहीं रहा है ना वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विमल जालान, ऑप्शन सी रंगराजन, ये तीनों ना भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ठीक है। और एक बात आप लोग को और याद रखना है कि ये जो ऑप्शन ए मनमोहन सिंह थे ना वो आप लोगों का 1982 से लेकर कब 1982 से लेकर के 1950 तक की ये भारतीय जो आरबीआई है ना उसका गवर्नर था, ये याद रखना है। उसके अलावा ये जो विमल जालान है ना वो आप लोग को याद रखना है 1997 से कब 1997 से 2003 तक की भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना उसका गवर्नर था। उसके अलावा ऑप्शन सी को जान लीजिए सी रंगराजन। तो ये जो सी रंगराजन है ना वो 1992 से लेकर के 1997 था, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी उत्पादन शुल्क, ऑप्शन सी वैट या ऑप्शन डी जीएसटी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, सीमा शुल्क करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोग जो होंगे ना वो ऑप्शन नंबर डी जो जीएसटी लिखा है ना उसे करेक्ट ले लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहला ये जान लीजिए कि ये जो जीएसटी वो करेक्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों आप लोग का ऑप्शन नंबर ही सही होगा? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर बोला है। ठीक है, आयात निर्यात क्या होता है? तो विदेश से ही ना आयात निर्यात होता है आप लोग का। घर के जो आप लोग का जो देश के अंदर होता है वो आयात निर्यात नहीं कहलाता। मतलब एक देश से दूसरे देश में आप लोग जब किसी वस्तु को बेचोगे और खरीदोगे ना तो वो आयात निर्यात कहलाता है। और जब विदेश से आप आयात निर्यात करोगे तो वो सीमा शुल्क कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा कस्टम ड्यूटी, है ना, जिसको आप लोग ये भी बोलते हो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर भी उसका होता है। तो वो आप लोग होता है कस्टम ड्यूटी आप लोग का कहलाता है, जो आयात निर्यात जो होता है विदेश से वो। ठीक है, कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सीमा शुल्क आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर है। ऑप्शन ए अप्रैल मार्च, ऑप्शन बी जुलाई जून, ऑप्शन सी अक्टूबर सितंबर या ऑप्शन डी जनवरी दिसंबर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी जुलाई जून करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप लोग का जो अप्रैल जो मार्च है वो होता है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई का जो लेख वर्ष है ना वो आप लोग का जुलाई जून है। मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक की ये जो आरबीआई है ना उसका लेखा वर्ष है, ये आप लोग को याद रखना है। और ये आप लोगों को याद रखना है कि जो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से मार्च होता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 जो मार्च है ना वो भारत सरकार का लेख वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई जून जो है ना वो करेक्ट होगा। आरबीआई का अलग से वित्तीय वर्ष होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसे वाले, बहुत लोग जो होते हैं ना वो नहीं जानते इसका आंसर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, गलत मत लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ये जो आरबीआई बैंक के जो गवर्नर है उसका करेक्ट मार दिए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सबसे पहला मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 1 रुपए का जो नोट होता है ना वो वित्त मंत्रालय जारी करता है और उसमें वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जितने भी नोट होते हैं चाहे वो 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने भी के नोट होंगे ना वो सारे नोट में आप लोग का रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रहता है ना उसका सिग्नेचर रहता है, ये आप लोग को याद रखना है। जबकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय मुद्रा के नोट की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न को अगर मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊं ना तो पर डे आप लोग कोई ना कोई नोट रखे होंगे, है ना, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का, 100 का या 200 या 500 का हो। तो उस नोट में चाहे वो 10 का नोट होगा तो 10 रुपये ये जो लिखा होता है ना हर एक नोट पे, तो ये बताओ ये 10 रुपये कितनी भाषाओं में लिखा होता है, ये पूछा गया है। मतलब जितने भी नोट है ना उसमें कितनी भाषाओं में ना जो नोट है उसका लिखा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने नोट रखा ही होगा, चेक करके देखना कितनी भाषाओं में लिखा जाता है। तो बताइए पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे वो छोड़ देता हूँ। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। आप लोग अब भी देख लीजिए कितना नोट पर कितने जो भाषा में लिखा है उसको देख लीजिए और गिनिए और बताइए। ठीक है, और आप लोग के लिए सरल होगा मुझे पता है, कई लोग को पता होगा और कई लोग को नहीं पता होगा। तो चलिए बताइए कितनी भाषा में, कम से कम गैस कीजिए खुद से या देखो नोट को निकाल करके आपके जेब में होगा उसमें से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। अगर आंसर दोगे तो करेक्ट बोलोगे तो मैं इसका करेक्ट है जवाब दे दूंगा और गलत होगा तो फिर सही भी है इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हुए चलते हैं। आप लोग की छोटी सी ये होमवर्क है, कर लोगे मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक को खालिस्तान करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए 10,000 तक, ऑप्शन बी 5,000 तक, ऑप्शन सी 15,000 तक या ऑप्शन डी 1,000 तक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 10,000 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए इसे मैं आप लोगों को सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक को खालिस्तान करेंसी तक नोट छापने का अधिकार बोला है। मतलब अभी हाल ही में आप लोगों को देखोगे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, आप लोग का 200 का नोट और 500 का नोट आप लोग का प्रचलन में है, ठीक है। और इससे पहले आप लोग का 2000 का नोट प्रचलन में था। कितने का? तो 2000 का नोट प्रचलन में था। तो सेम 10,000 का एक ही नोट छापने का भारतीय जो रिजर्व बैंक है ना, आरबीआई, उसको अधिकार है। वो चाहता है तो 10,000 का एक ही नोट भी निकाल सकता है। जैसे कि एक ही नोट हम लोग का 2000 का निकाला था ना हाल ही में, वो अभी वापस ले लिया गया है। तो 10,000 का एक ही नोट तक की छाप सकता है, इतना उनको अधिकार है। लेकिन अभी जो प्रचलन में है वो आप लोग का 10, 20, 50, 100, 200 और 500 का जो नोट है वही अभी वर्तमान में प्रचलन है। लेकिन 10,000 का एक ही नोट भी छाप सकता है अगर आरबीआई चाहे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया जो नॉलेज है वो हुआ है ना, मेरे को भी हाल ही में पता चला, जानकर भी मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, ठीक है, कि इतना बड़ा नोट एक ही। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को पढ़िए। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में। ऑप्शन बी दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में। ऑप्शन सी मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु में। या ऑप्शन डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी मुंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई, मतलब जो आप लोग का 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी सिक्के की जो ढलाई होता है ना, वो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1861 में। ऑप्शन बी 1542 में। ऑप्शन सी 1601 में। या ऑप्शन डी 1880 में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1861 में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ। तो जो कागजी मुद्रा है वो 1861 में शुरू हुआ, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा एक बात आप लोग को और याद रखना है कि भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा पेपर करेंसी एक्ट, मतलब 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया था, उसमें कागजी मुद्रा की शुरुआत किया गया था। तो किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1861 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न देशों में से किस एक देश की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मालदीव या ऑप्शन डी सेशल्स। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सेशल्स करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि निम्न देशों में से किस एक देश की मुद्रा, मतलब भारत की जो मुद्रा है वो रुपया, आप लोग को पता है। तो भारत की जिस प्रकार से मुद्रा रुपया है उसी प्रकार से मुद्रा जो सेशल्स देश है ना, उसका मुद्रा भी रुपया है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सेशल्स देश कहाँ है। तो सेशल्स के बारे में आप लोग ये जान लो कि सेशल्स एक द्वीप राष्ट्र है जो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। मतलब अफ्रीका के पूर्व तट से दूर लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना? तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, जो सेशल देश है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लक बच्चा बैंक कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी जयपुर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पटना करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये जो गुल्लक बच्चा जो बैंक है वो क्या है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गुल्लक बच्चा बैंक है ना वो बिहार के पटना में स्थित है। और इसका उद्देश्य बच्चों में बचत की शिक्षा के लिए, मतलब बचत के करने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए वर्ष 2009 में, कब? 2009 में बिहार के पटना में स्थापित किया गया, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये याद रखना है कि ये बिहार के बाल भवन में ही स्थापना किया गया। बाल भवन मतलब जो पटना है ना, वहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 200 रुपये की बैंक नोट पर किसका रूपांकन छपा है? ऑप्शन ए रांची के स्तूप, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी संसद भवन या ऑप्शन डी रथ के साथ हम्पी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा 200 रुपये का नोट और रखे भी होंगे, तो किसका उसमें चित्र है आप लोगों को ये बताना है। चलिए बताइए, याद होगा तो तुरंत।
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का सांची का जो स्तूप है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो 200 रुपये का जो नोट है ना उस पर सांची का जो स्तूप है उसका चित्र छपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग थोड़े से ना विस्तारपूर्वक ये जान लेते हैं कि कौन कौन से नोट पर किसका किसका चित्र होता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिर्फ सुन लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि 10 रुपये के नोट, तो 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है। उसके अलावा 20 रुपये के नोट पे क्या है ये जान लो, तो 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफा का चित्र है, ये याद रखना है। उसके अलावा आप लोग 50 रुपये का जो नोट है उसमें क्या है ये जान लो, तो रथ की हम्पी है, क्या है, रथ की जो हम्पी है ना उसका चित्र है, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा 100 रुपये के नोट पर क्या है ये जान लो, तो 100 रुपये के नोट पर रानी की वावा, क्या है, तो रानी की वावा, सिर्फ आप सुन लीजिए, वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 200 रुपये के नोट पर क्या है, तो 200 रुपये के नोट पर सांची की स्तूप है। उसके अलावा 500 रुपये के नोट पर क्या है, तो 500 के नोट पर लाल किला का चित्र है, ये आप लोग को पता होगा। उसके अलावा 2000 का जो पहले नोट था तो उस पर क्या चित्र था, तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांची का जो स्तूप है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 200 रुपये के नोट पर जो चित्र है वो। ठीक है, तो इन सारे नोटों पर चित्र को याद रखना। हमारे पास कईयों का नोट होता है, हमेशा आता जाता है, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता है क्योंकि हम ध्यान से देखते ही नहीं है। ऐसी हम लोग की ना वो जो है देखने की जो मेंटेलिटी है ना वो नहीं होती, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गांव स्तर पर सहकारी बैंक क्या है? ऑप्शन ए केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन बी प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, ऑप्शन सी ग्राम सहकारी बैंक या ऑप्शन डी राज्य सहकारी बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि गांव स्तर पर सहकारी बैंक क्या है, तो गांव स्तर पर जो सहकारी बैंक है वो प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ICICI या ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे बड़ा मतलब ये है, ठीक है, वो गवर्नमेंट है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए राज्य वित्तीय निगम, ऑप्शन बी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 29 क्या का है, भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। तो भारत में विकास बैंक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इंडियन जो ओवरसीज बैंक है ना वो आप लोग का भारत में विकास जो बैंक है वो नहीं कहलाता, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला बैंक कौन सा था जिसने 1770 में स्थापित किया गया? हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक या ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ा था कि 1770 में सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान था वो सबसे पहला स्थापित हुआ था, जो इंडिया में जो बैंक था वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और आप लोग ये जान लो कि हम लोगों ने ना टोटल 50 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए इस क्लास में लेकर आया हूँ, लेकिन ना मैं आप लोग को पूरे 50 प्रश्न नहीं कराऊंगा। अभी फिलहाल के लिए केवल 30 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए करा देता हूं। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि अगर लेट में करूंगा ना तो आप लोगों को भी कुछ काम रहता होगा, तो बीच बीच में जाना ही पड़ता होगा, और एक साथ मैं ले लूंगा ना तो हम लोग की इतनी मेंटालिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक साथ रुक सके पूरे 50 प्रश्न को करते हुए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आप लोगों को केवल 30 प्रश्न आप लोगों को करा दिए रहा हूँ। ठीक है, और 20 प्रश्न इसके बाद जैसे ही मैं क्लास लेकर आऊँगा सबसे पहले ये जो 20 प्रश्न आप लोग का बचा हुआ है उसे करा दूंगा। तो स्लॉट में कुछ टाइम के बाद मैं
प्रश्न कराऊंगा ना तो आप लोग को बेहतर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को 30 प्रश्न केवल अभी करा रहा हूँ, और नेक्स्ट जो चैप्टर लेकर आऊँगा ना तो इसी को 20 प्रश्न को और कराऊंगा, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है उसमें ना तो बहुत अच्छे तरीके से बैठ सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए केवल इतने 30 ही प्रश्नों को करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं आप लोग का क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आप लोगों को मिले और नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँ तो इतनी तो उम्मीद मैं भी कर सकता हूँ यार कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में, और